इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन दोस्तों। इतिहास पाठ में आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानेंगे। मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनैतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडेय ने। मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में अब तक हम मिल चुके हैं 8 बार और आज 9वीं बार मिल रहे हैं। पिछले अंकों में हमने चंद्रगुप्त और चाणक्य की पृष्ठभूमि को समझा। हमने यह भी जाना कि इनकी मुलाकात कैसे हुई। हमने यह भी जाना कि इन्होंने मगध में अपने राज्य की स्थापना कैसे की। हमने यह भी जाना कि इन्होंने भारत की पश्चिमी सीमा पर जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों से यूनानियों को कैसे भगाया। हमने चंद्रगुप्त और सिकंदर के कभी सेनापति रहे सेलुकस के बीच हुए युद्ध की चर्चा भी की और यह देखा कि सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया था। वस्तुतः हमें अनेक यूनानी साक्ष्य मिलते हैं इनके बीच में जो विवाह संबंध हुआ था उसको लेकर। सेलुकस और चंद्रगुप्त के बीच हुए अंतरराष्ट्रीय विवाह के विषय में मतभेद हैं। इस विषय में एपियन और स्ट्रैबो ने उल्लेख किया है। एपियन का कथन है कि दोनों नरेशों के बीच का युद्ध अंतः विवाह संबंध यानी किडोस से हुआ। उधर स्ट्रैबो लिखता है कि सेलुकस ने पूर्व में उल्लिखित भूप्रदेश चंद्रगुप्त को अंतर्विवाह यानी एपिगेमिया की शर्त पर दिए। ये जो पूर्व में उल्लिखित भूप्रदेश हैं इनके बारे में आप जानते हैं, पेरोपिनेसेडाई, आराकोशिया, जेड्रोशिया और एरियाना। मित्रों, मैकडोनाल्ड का कहना है कि जो किडोस है, अभी जो शब्द काम में आया, उसका मतलब है वास्तविक विवाह संबंध, लेकिन जो एपिगेमिया शब्द आया इसका मतलब है दो राजवंशों के बीच स्वीकृत विवाह संबंध की प्रथा। दूसरे शब्दों में सेलुकस ने अपनी अथवा अपने वंश की राजकुमारी का विवाह चंद्रगुप्त के साथ नहीं किया था, वरन उसने दोनों राजवंशों को अंतर्विवाह करने का अधिकार दिया था। वास्तव में एपिगेमिया शब्द का अर्थ अंतर्देशीय विवाह का अधिकार भी हो सकता है। वास्तव में एपिगेमिया शब्द का अर्थ अंतर्देशीय विवाह का अधिकार भी हो सकता है, परंतु स्ट्रैबो के संपूर्ण कथन को देखने से यह पता चलता है कि वास्तव में विवाह हुआ था। वह कहता है कि सेलुकस ने चंद्रगुप्त को ये जो प्रदेश जिनका मैं ऊपर नाम ले चुका हूँ अंतर्विवाह की शर्त पर ही दिए थे, यानी एपिगेमिया की शर्त पर दिए थे। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो अंतर्देशीय विवाह है इसकी शर्त भूप्रदेश देना थी। ऐसी दशा में भूप्रदेश तभी दिए गए होंगे जब चंद्रगुप्त ने यूनानी राजकुमारी के साथ विवाह करना मंजूर कर लिया होगा। ये भूप्रदेश कदाचित पुत्री धन के रूप में दिए गए होंगे। इतिहास में इस प्रकार के पुत्री धन के दान के अनेक उदाहरण मिलते हैं। भारतीय इतिहास में विवाह में काशी प्रदेश कोशला देवी को मिला था और यूरोपीय इतिहास में बम्बई, जो कि आज का मुंबई है, वह कैथरीन को मिला था। दुर्भाग्य से किसी भी लेखक ने सेलुकस और चंद्रगुप्त के बीच हुए युद्ध की तिथि का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए निर्विवाद रूप से नहीं कहा जा सकता कि उनके बीच में युद्ध कब हुआ था। एपियन का कथन है कि सेलुकस के कुछ युद्ध एंटिगोनस की मृत्यु के पहले और कुछ उसकी मृत्यु के बाद में हुए। इस सेनापति की मृत्यु की तिथि 301 ईसा पूर्व है। यदि हम जस्टिन के उल्लेख को पढ़ें
तो स्पष्ट हो जाता है कि एशिया में सब काम ठीक करने के पश्चात सेलुकस एंटीगोनस से अंतिम एवं निर्णायक युद्ध करने के लिए वापस लौटा था। इससे एंटीगोनस पराजित हुआ और फ्रीगिया में 301 ईसा पूर्व में मारा गया। प्रकट होता है कि सेलुकस और चंद्रगुप्त का युद्ध 301 ईसा पूर्व के पहले ही हो गया था। विदेशी लेखों के आधार पर एकमात्र यही बात कही जा सकती है। अधिकांश विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि सेलुकस का राज्याभिषेक 306 ईसा पूर्व में हुआ। तभी उसने निकेटर यानी विजेता की उपाधि धारण की। इस समय तक वह अस्थायी रूप से एंटीगोनस पर विजय पा चुका था और उसे पराजित करके मिस्र भगा चुका था। इस समय तक वह संपूर्ण पश्चिमी एवं मध्य एशिया का शासक बन गया था। उसके साम्राज्य की पूर्वी सीमा भारतवर्ष से टकरा रही थी। अतः 306 ईसा पूर्व के पश्चात ही गृह युद्ध से अस्थायी मुक्ति मिलने से एवं राज्याभिषेक करने के उपरांत उसने भारत विजय का विचार किया होगा। कदाचित 1 वर्ष तक वह योजना बनाता रहा होगा और आगामी युद्ध के लिए तैयारी करता रहा होगा। अतः इस युद्ध की तिथि लगभग 305 ईसा पूर्व रह सकती है। यदि हम चंद्रगुप्त के संपूर्ण जीवन काल पर दृष्टिपात करें तो उसके राज्य विस्तार के प्रश्न पर हम निम्नलिखित क्रम में विचार कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति के रूप में, पश्चिमी भारत की विजय के रूप में, मगध विजय के रूप में, सेलुकस के विरुद्ध विजय के रूप में, भारतीय दिग्विजय के रूप में। महावंश टीका से प्रकट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य नगर के राजा का पुत्र था, परंतु कालांतर में किसी राजा ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। अतः चंद्रगुप्त मौर्य अपने पैतृक राज्य के उत्तराधिकार से वंचित हो गया। वास्तव में जिस समय उसका जन्म हुआ उस समय उसकी माता पाटलिपुत्र में शरणार्थी थी। उसकी दशा दीनहीन थी। ऐसी परिस्थिति में चंद्रगुप्त ने एक सामान्य एवं नगण्य व्यक्ति की भांति अपनी जीवनी प्रारंभ की। कालांतर में उसका जो धीरे धीरे उत्कर्ष हुआ वह उसकी प्रतिभा और दुर्दमनीय शक्ति का परिणाम था। उसका साम्राज्य किसी पैतृक संपत्ति का परिवर्तित रूप नहीं था, वरन वह था उन लघु कणों का पूंजीभूत कलेवर जिन्हें एकत्र करने में उसने वर्षों अपना खून पसीना बहाया था। सीमांत विजय ने उसके भाग्य का द्वार खोल दिया। वह अचानक एक साहसी नरेश के रूप में दिखाई देने लगा। यूनानी साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। चंद्रगुप्त का पश्चिमी भारत में साम्राज्य विस्तार जो हुआ उसका इतिहास क्रमिक है। सर्वप्रथम कदाचित उसने झेलम तक पूर्वी पंजाब जीता, उसके बाद शेष पंजाब और सिंधु के प्रदेश जीते। इस प्रकार अपनी प्रारंभिक विजयों के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी के प्रदेश तक हो गया। कदाचित इस साम्राज्य के अंतर्गत कश्मीर भी सम्मिलित रहा। सिकंदर के समय यह अभिसार राज्य था। यूनानियों के निष्कासन के पश्चात पंजाब और सिंध की भांति यह भी चंद्रगुप्त के साम्राज्य में समाविष्ट हो गया होगा। राजतरंगिणी से प्रकट होता है कि कश्मीर पर अशोक का राज्य था। कश्मीर घाटी में उसने श्रीनगर की स्थापना की थी, परंतु हम जानते हैं कि कलिंग विजय के अतिरिक्त अशोक ने अन्य कोई भी विजय नहीं की थी। कदाचित बिंदुसार ने भी अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया था। अतः हमारा निष्कर्ष यही है कि कश्मीर चंद्रगुप्त के समय से ही मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। अपने साम्राज्य विस्तार की तृतीय अवस्था में चंद्रगुप्त ने मगध राज्य जीता। इस विजय के परिणाम स्वरूप ऐसा अनुमान किया जाता है कि चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य पर उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया।
नंद साम्राज्य के अंतर्गत पूर्व में गंगा डेल्टा से लेकर पश्चिम में व्यास नदी तक का संपूर्ण प्रदेश सम्मिलित था। यही नहीं, कलिंग और कदाचित दक्षिणी भारत के कुछ भाग भी इस विशाल साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। अतः यह निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक है कि नंद वंश के विनाश के पश्चात यह संपूर्ण साम्राज्य चंद्रगुप्त के हाथ में आ गया। कालांतर में चंद्रगुप्त और सेलुकस के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में चंद्रगुप्त की विजय हुई और उसके परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त को पेरोपेनिसेडाई, आर्कोशिया, जेट्रोशिया और एरियान के प्रदेशों के विशाल भूभाग दिए गए। इस प्रकार भारतीय साम्राज्य सिंधु सरिता की पश्चिमी सीमा से आगे बढ़कर हिंदू कुश तक विस्तृत हो गया। डॉक्टर स्मिथ ने हिंदू कुश को ही भारतवर्ष की वैज्ञानिक सीमा माना है और उस संबंध में अपना यह कथन प्रस्तुत किया है। 2000 वर्ष से भी अधिक हुए भारतवर्ष के प्रथम सम्राट ने इस प्रकार उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त किया जिसके लिए उसने अंग्रेज उत्तराधिकारी व्यर्थ में ही आहें भरते रहे, जिसको कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के मुगल सम्राटों ने भी कभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया। मैं पुनः पढ़ता हूँ। डॉक्टर स्मिथ ने हिंदू कुश को ही भारतवर्ष की वैज्ञानिक सीमा माना है और उस संबंध में निम्नलिखित अपना कथन प्रस्तुत किया है। 2000 वर्ष से अधिक हुए भारतवर्ष के प्रथम सम्राट ने इस प्रकार उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त किया जिसके लिए उसके अंग्रेज उत्तराधिकारी व्यर्थ में ही आहें भरते रहे और जिसको कि 16वीं और 17वीं शताब्दियों के मुगल सम्राटों ने भी कभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि साम्राज्य विस्तार की अंतिम अवस्था में चंद्रगुप्त ने भारतवर्ष की दिग्विजय की और उसके अधिकांश भाग को जीतकर एक छत्र शासन की व्यवस्था की, परंतु दुर्भाग्य से हमें उसकी इस दिग्विजय का स्पष्ट एवं सविस्तार वर्णन नहीं मिलता। उसके लिए यत्र तत्र परोक्ष रूप से ही संकेत मिलते हैं। प्लूटार्क का कथन है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया। इसी प्रकार जस्टिन चंद्रगुप्त को संपूर्ण भारत का नरेश मानता है। भारतीय साक्ष्यों में महावंश टीका उसे सकल जम्बू द्वीप का शासक कहती है। चक्रवर्ती क्षेत्र की परिभाषा बताते समय कदाचित चाणक्य के मस्तिष्क में चंद्रगुप्त का ही साम्राज्य था। मुद्रा राक्षस के एक श्लोक से भी ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त का साम्राज्य समुद्र पर्यंत था। प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने से प्रकट होता है कि ये कथन निस्सार नहीं है। जहाँ तक पश्चिमी भारत का प्रश्न है, वह निश्चित रूप से चंद्रगुप्त के अधीन था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से सिद्ध होता है कि वह प्रदेश चंद्रगुप्त के अधिकार में था। वहां उसने पुष्यगुप्त वैश्य को अपना गवर्नर नियुक्त किया। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि भारतवर्ष के इस पश्चिमी प्रदेश को सर्वप्रथम नंदों ने जीता था अथवा मौर्यों ने, परंतु इतना निश्चित है कि यह चंद्रगुप्त के अधीन था। उधर कलिंग को कदाचित चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य के एक अंग के रूप में पाया था। जब दक्षिण में पश्चिमी और पूर्वी भारत के समुद्र तटीय प्रदेश चंद्रगुप्त के अधीन थे, जब दक्षिण में पश्चिमी और पूर्वी भारत के समुद्र तटीय प्रदेश चंद्रगुप्त के अधीन थे, तो यह अनुमान करना अति स्वाभाविक है कि दक्षिणी भारत के कुछ अन्यान्य प्रदेश भी उसके अधीन रहे होंगे। इस अनुमान की वास्तविकता को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त तर्क भी है। अशोक के अभिलेखों से प्रकट होता है कि उसका साम्राज्य दक्षिणी भारतवर्ष में उत्तरी मैसूर तक था, परंतु अशोक ने तो एकमात्र कलिंग की ही विजय की थी। अतः यह प्रश्न उठता है कि फिर शेष दक्षिण की विजय किसने की। उत्तर में अशोक के पूर्वाधिकारी बिंदुसार और चंद्रगुप्त दोनों के ही नाम लिए जा सकते हैं। बिंदुसार
चंद्रगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी था। यूनानी उसे एमित्राचेटस अथवा एलिट्रोचेडस के नाम से पुकारते हैं। फ्लीट ने इस विवाद का समीकरण एमित्र खाद यानी शत्रुओं को खा जाने वाला के साथ किया है, परंतु लैसेन आदि अधिकांश विद्वान इसका समीकरण एमित्र घात के साथ करते हैं। यह शब्द महाभाष्य में प्रयुक्त हुआ है। इस विरुद्ध के आधार पर कतिपय विद्वानों की यह धारणा है कि दक्षिण भारत की विजय बिंदुसार ने ही की होगी। वहां के शत्रुओं को परास्त करके अथवा उनका नाश करके ही उसने एमित्र घात की उपाधि धारण की होगी, परंतु यह निष्कर्ष अनिवार्य नहीं है। इतिहास में ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जब छोटे छोटे राजाओं ने बिना किसी विजय के बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की थी। इस विषय में बाद के गुप्त नरेशों के दृष्टांत प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।